तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोमॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाइसैकेराइड्स के बारे में। डाइसैकेराइड्स क्या होता है, कुछ बातें बेसिक है जो आपको पहले से पता है, मैं ऐसे ओरली उसको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, अगर मैं डाइसैकेराइड्स के बारे में बोलूँ तो ये है कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें अगर इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो 2 यूनिट मिलती है हमें मोनोसैकेराइड्स की। अब अगर किसी डाइसैकेराइड्स का मैं हाइड्रोलिसिस करूंगा तो जो 2 यूनिट मुझे मोनोसैकेराइड्स मिलेगी वो दोनों सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं तो अगर मैं सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है, 2 यूनिट दोनों डिफरेंट। अगर मैं लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो मुझे एक ग्लूकोज मिलता है और एक गैलेक्टोज मिलता है, 2 यूनिट दोनों डिफरेंट। यही मैं अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करता हूं तो दोनों यूनिट मुझे किसके मिलती है, ग्लूकोज की मिलती है। मगर मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि 2 यूनिट मुझे मिलनी चाहिए मोनोसैकेराइड्स की। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि दोनों सेम मिल रही है कि डिफरेंट मिल रही है, बस 2 नंबर से मतलब है, दोनों कौन है, सेम है, अलग है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जो भी हमने कहा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि जो डाइसैकेराइड्स होते हैं इनका अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलती है, 2 यूनिट मिलती है। और किसकी मिलती है, मोनोसैकेराइड्स की मिलती है। और इनकी खासियत क्या है, ये मोनोसैकेराइड्स जो मिले हैं ये सेम भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात कर लूँ तो एग्जांपल मैंने क्या क्या बोला, सुक्रोज और लैक्टोज। सुक्रोज और लैक्टोज ये क्या है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो क्या मिलेगा हमें पता है, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इसका हाइड्रोलिसिस किया तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, GA है। एक है हमारा माल्टोज, अगर माल्टोज का हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा, 2 यूनिट बनेंगे और दोनों किसकी बनेंगे, ग्लूकोज। तो मैं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज भी लिख सकता था और ग्लूकोज भी लिख सकता हूँ 2 बार। तो ये तो हो गई इसके एग्जाम्पल की बात। अब जो डाइसैकेराइड्स होते हैं या इवन आगे ट्राई टेट्रा पॉली की भी अगर बात करनी हो तो इसमें जो मोनोसैकेराइड्स होती हैं, एक मोनोसैकेराइड्स दूसरे मोनोसैकेराइड्स के थ्रू जब जुड़ती है, मतलब एक मोनोसैकेराइड्स और दूसरा मोनोसैकेराइड जब आपस में कनेक्ट होते हैं तो बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसलिए यहाँ पे हमारे लिए एक डिस्कस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, इसको जरा एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ माल्टोज का, किसका, माल्टोज का, तो माल्टोज का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें क्या मिलता है, 2 यूनिट मिलती है और दोनों किसकी मिलती है, ग्लूकोज की मिलती है। और दोनों किस ग्लूकोज की मिलती है, तो अल्फा डी ग्लूकोज की, अल्फा डी ग्लूकोज 2 यूनिट होती है और यही दोनों होती है। ठीक है, अब अगर मैं अल्फा डी ग्लूकोज बनाऊं पायरेनोज स्ट्रक्चर तो कैसे बनाऊंगा, ये रिवाइज कर लीजिए। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अल्फा ग्लूकोज, सेम आपको कॉपी पेस्ट करना है इधर। ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, ये हो गया सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड कार्बन, ये हो गया फोर्थ कार्बन, ये हो गया फिफ्थ कार्बन और ये हो गया आपका 6th कार्बन। क्योंकि सेम आपको बनाना है ये अल्फा, तो यही सेम स्ट्रक्चर आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट करिए। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और फिफ्थ कार्बन। अब आपको ध्यान ये रखना है यहाँ पे कि क्योंकि अल्फा बना रहे हैं तो ऑर्डर क्या चलता है, OH, OH, H और OH। ठीक है, हाँ यहाँ पे भी सेम लिख लेते हैं, OH, OH, H और OH। ठीक है, OH, OH, H, OH। बाकी OH के अपोजिट में क्या होता है, H होता है और H के अपोजिट में क्या होता है, OH होता है। सेम काम यहाँ कर लेते हैं और H के अपोजिट में क्या कर लेते हैं, OH कर लेते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये जो लिंकेज होता है इसमें, क्योंकि डाइसैकेराइड से दो मोनोसैकेराइड्स बना लिए, अब ये कैसे आपस में ज्वाइन होंगे। ये देखिए फर्स्ट जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका ये कौन सा कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, फर्स्ट कार्बन है। और ये कौन सा कार्बन है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका कौन सा कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है। अच्छा, फर्स्ट और फोर्थ कार्बन पे आपको दो OH दिखाई दे रहे हैं। अब ये दोनों OH मिलकर आपस में अगर वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर दें, लूज कर दें, जैसे मैं ये कहूँ कि इसने लूज किया OH और इसने लूज किया H, तो पता है यहाँ पर क्या बनेगा। मैं चाहूँ तो आगे इसे बना सकता हूँ, मगर मैं इसको इरेज करके बना रहा हूँ ना, टाइम पास हो जाएगा फिर से यही सेम चीज़ बनाना। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा। यहाँ से मैंने यहाँ से हटा दिया OH, चलो ऐसे हटा देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं OH और यहाँ से हटा देते हैं H। इस तरीके से बाहर क्या निकल गया, OH मतलब H2O। वाटर का लॉस हो गया, ये ऑक्सीजन इस कार्बन और इस कार्बन दोनों के बीच में आ जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, बहुत ध्यान से देखिए, ऑक्सीजन। अब ये जो लिंकेज बना है, इस लिंकेज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो लिंकेज बना है ये कैसे बना है, द लिंकेज इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर। कैसे बना है, लॉस ऑफ वाटर से बना। अच्छा, किसके किसके बीच लॉस ऑफ वाटर हुआ है, तो बिटवीन द कार्बन्स ऑफ, कौन से कार्बन, दो मोनोसैकेराइड्स की जो यूनिट है, मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स। और ये सारी कहानी किसके अंदर चल रही है, एक डाइसैकेराइड्स के अंदर चल रही है, और ऐसे ही ये कहानी पॉलीसैकेराइड्स के अंदर भी चलेगी। तो इन डाइसैकेराइड्स या फिर पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब ये जो लिंकेज बना है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, ये एक ऐसा बॉन्ड है जो दो मोनोसैकेराइड्स के बीच बनता है। कैसे बनता है, तो लॉस ऑफ वाटर से बनता है। मतलब एक मोनोसैकेराइड्स के एक कार्बन जिस पे OH हो, और दूसरे मोनोसैकेराइड्स का भी एक ऐसा कार्बन जिससे क्या लगा हो, OH लगा हो। ये दोनों OH आपस में एक ऐसे तरीके से कंबाइन होते हैं कि वाटर को लूज करके एक ऑक्सीजन के थ्रू दोनों कार्बन के बीच में लिंकेज बनाते हैं। अब ये जो लिंकेज बना है इसमें आप देखेंगे COC है, तो ये ऐसा लिंकेज आपको ईथर में दिखाई देता है, ऑक्सीजन फिर सिंगल बॉन्ड कार्बन, फिर इधर भी सिंगल बॉन्ड कार्बन। तो ये ईथर लाइक जो है लिंकेज होता है। मगर ये लिंकेज किसके किसके बीच बनता है, तो दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट के बीच बनता है। और ये सारा खेल किसके अंदर हो रहा होता है, या तो डाइसैकेराइड्स के अंदर हो रहा होगा, या तो ट्राई, या तो टेट्रा, या तो पेंटा, या तो एज इट इज पॉलीसैकेराइड्स के अंदर ये सारा खेल चल रहा होगा। तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये होता है, क्या है कि जैसे हमने कहा कि जो डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा या एज इट इज हम पॉलीसैकेराइड्स की बात करें, तो इसमें क्या होती है, ढेर सारी मोनोसैकेराइड्स की यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अब जिस लिंकेज या जिस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होती है, कौन कनेक्टेड होती है, मोनोसैकेराइड की यूनिट कनेक्टेड होती है। किसके बीच कनेक्टेड होती है, तो डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट के बीच, जो मोनोसैकेराइड्स की यूनिट आपस में कनेक्शन जैसा रखती हैं या जो लिंकेज रखती हैं, उसी लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। ये एक ऑक्सी लिंकेज होता है क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर बॉन्डिंग होती है। बनता कैसे है, तो लॉस ऑफ वाटर से बनता है। लॉस ऑफ वाटर कैसे होता है, जो मोनोसैकेराइड्स थे उनके ऐसे कार्बन आपस में कनेक्ट होते हैं जिनमें क्या लगा होता है, OH लगा होता है। दोनों कार्बन में OH लगा होता है, यही OH आपस में कंबाइन होकर वाटर को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। इस तरीके से दो मोनोसैकेराइड्स जिस लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होते हैं, किसमें, डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, वो लिंकेज ही कहलाता है हमारा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, किसी भी डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो मोनोसैकेराइड्स आपस में जिस लिंकेज के थ्रू कनेक्ट होंगे वो कहलाएगा आपका ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ठीक है,
अब इस तरीके से हमने माल्टोज का स्ट्रक्चर बनाया। अब इस स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज को जब आप डिफाइन करते हो, जब आप बताते हो कि किसी भी डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स में किस टाइप का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे मैं इसे यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखें। एक तो आपको ये बताना होता है कि जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है वो किसके किसके बीच बना है। तो ये बना है अल्फा डी ग्लूकोज और इधर भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो एक तो दोनों मॉलिक्यूल का आप नाम लोगे कि इधर अल्फा डी ग्लूकोज है और इधर भी क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है। फिर आप बताओगे कि किस किस कार्बन के बीच बना है। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा कि जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है किसके अंदर, माल्टोज के अंदर जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना है वो बना है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C4 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ये पहली यूनिट है, ये आपकी दूसरी यूनिट है और C1 और C4 के बीच में ये लिंकेज बना है। तो इस तरीके से हम लिंकेज को बताते हैं, ठीक है। अब आपको लिंकेज बनाना बहुत आसानी से आ सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको दोनों स्ट्रक्चर बनाने, बस आपको देखना है कि कौन कौन से कार्बन है जिनको हमें ज्वाइन करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ये जो नोट्स था इसमें हमने यहाँ पर ना, मैं नोट्स की यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो सारा स्ट्रक्चर हमने नोट्स के अंदर नहीं बनाया है, सम इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स लिख करके, और वहाँ पर हमने एक टेबल बनाया है जिसके अंदर बताया है कि सुक्रोज जैसे है तो इसमें लिंकेज किसके किसके बीच बना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। ये तो हो गया नाम। अब किस किस कार्बन के बीच बना है, तो C1 और C4 यहाँ लिख दिया गया था, मैंने बोला था इसको करेक्ट करना है, ये C2 होगा, C1 और C2 होगा, ठीक है। स्क्रीन पे यहाँ पे करेक्ट आएगा, ठीक है। माल्टोज में हमने देख लिया C1 C4 के बीच में दोनों क्या होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। वैसे अगर आप लैक्टोज की बात करेंगे तो एक तो होगा आपका बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा होगा आपका बीटा डी ग्लूकोज। ये लिंकेज किसके किसके बीच होगा, तो C1 और C4 के बीच होगा, ठीक है। अब यहाँ पर दो और चीज़ें समझनी है, दो क्या तीन और चीज़ें समझनी है। एक तो इसको ध्यान से देखो कि इसमें ये जो फर्स्ट कार्बन है क्या ये एल्डिहाइड वाला कार्बन है, क्या ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड वाला कार्बन होता है, तो आंसर है यस, ये एक एल्डिहाइड वाला कार्बन है, ठीक है। क्या फोर्थ कार्बन एल्डिहाइड वाला है, क्योंकि ग्लूकोज है तो कीटोन तो होगा नहीं, तो आंसर है नहीं, फोर्थ एल्डिहाइड वाला नहीं है। तो कौन सा कार्बन है, ये एल्डिहाइड वाला। अब इसमें देखेंगे इस स्ट्रक्चर में तो ये जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है एक का तो बिजी है मगर दूसरा एल्डिहाइड वाला कार्बन क्या है, फ्री है। फ्री इन द सेंस वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। अब अगर डाइसैकेराइड्स के अंदर जो उसके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने वाले कार्बन है, अगर उस कार्बन में मेन फंक्शनल ग्रुप ही इन्वॉल्व हो जाए, जैसे कहाँ, तो जैसे आप सुक्रोज की बात करोगे तो सुक्रोज में जो लिंकेज होता है, ध्यान से देखें इधर सुक्रोज है ना, कहानी को ठीक से समझ ले, बाकी रिटर्न वर्क तो बहुत आराम से कर लेंगे हम लोग। सुक्रोज जो है उसमें अगर यहाँ पे देखेंगे तो जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है वो बनता है C1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और C2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज। C1 ग्लूकोज का, C2 फ्रक्टोज का। अब अगर ग्लूकोज का C1 है तो ये एल्डिहाइड वाला कार्बन होगा और फ्रक्टोज का C2 है तो ये कीटोन वाला कार्बन होगा। इसका मतलब एल्डिहाइड वाला कार्बन और कीटोन वाला कार्बन, ये दोनों ही कार्बन किस में इन्वॉल्व हो गए, बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए। कौन सी बॉन्डिंग, तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग या ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में। अब क्योंकि इसके दोनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व हो गए, इसलिए अब अगर इनकी टेस्टिंग कराई जाएगी, कौन सी टेस्टिंग, टॉलन टेस्ट करा लिया जाए या फिर कोई भी ऐसा टेस्ट जिनमें इनको ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करोगे, माइल्ड, तो होता क्या था कि ग्लूकोज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जो ग्लूकोज का CHO था वो ऑक्सीडाइज हो जाता था। मगर
अब यहाँ पर इस CHO ने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गया CHO वाला कार्बन। तो अब ये क्या करेगा, अब अगर आप इसके ऊपर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन कराओगे तो ये उस टेस्ट को क्या देगा, नेगेटिव देगा। इसका मतलब है कि जो कार्बन ऑक्सीडाइज हो सकता था, अच्छा ये कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा कार्बन, CHO वाला कार्बन। अगर ये कार्बन खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो सामने वाले को क्या करता होगा, रिड्यूस करता होगा। तो इस कार्बन को मैं क्या रिड्यूसिंग कार्बन बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अच्छा ये कार्बन रिड्यूसिंग क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड वाला है, तो क्या मैं एल्डिहाइड को रिड्यूसिंग ग्रुप बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, जो भी ग्रुप या जो मेन फंक्शनल ग्रुप होते हैं जनरली एल्डिहाइड को ज़्यादा लेते हैं, कभी कभार कीटोन को रख लेते हैं, मगर जनरली हम एल्डिहाइड को लेके चलते हैं। तो होता क्या है कि जो एल्डिहाइड होता है, एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, इसको हम रिड्यूसिंग ग्रुप बोलते हैं। क्यों रिड्यूसिंग बोलते हैं, क्योंकि ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब सामने वाले को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। अब ये रिड्यूसिंग ग्रुप ही अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो ये अब ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब अब ये रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि बिजी हो गया, एक बॉन्ड ऑलरेडी इसने बना लिया तो दूसरा काम नहीं करेगा। तो इससे क्या होता है सर, इससे ये होता है कि अब अगर आप इसको ऑक्सीडाइज कराओगे या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन यहाँ पे कराओगे तो वो रिएक्शन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। मतलब टॉलिन टेस्ट कैसा देगा, नेगेटिव देगा। फेलिन टेस्ट कैसा देगा, नेगेटिव देगा। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराओगे कैसा देगा, नेगेटिव देगा। कौन, ये नहीं, सुक्रोज। क्यों, क्योंकि जिसको ऑक्सीडाइज होना था उसने ही क्या कर लिया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना लिया। तो ऐसे डाइसैकेराइड्स जिनके रिड्यूसिंग ग्रुप क्या हो गए हो, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए हो, इसका मतलब जो ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, किससे नहीं होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, ऐसे डाइसैकेराइड्स को हम कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा क्या ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, आंसर है नहीं, क्योंकि इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप CHO वाला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, C1 कार्बन है, ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व नहीं है। तो ये एक तरीके से रिड्यूस कर सकता है सामने वाले को, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो कौन है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज है। तो सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको यहाँ पे समराइज कर देता हूँ कि क्या डिस्कस किया मैंने। एक तो मैंने डाइसैकेराइड्स हमने ये डिस्कस किया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो 2 यूनिट देते हैं मोनोसैकेराइड्स के। फिर हमने क्या डिस्कस किया इसमें, फिर हमने डिस्कस किया ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है, तो ये लिंकेज किसके बीच होता है, ये होता है बिटवीन मोनोसैकेराइड्स, मोनोस के बीच होता है। कौन से मोनोसैकेराइड्स, तो किसी डाई या फिर पॉलीसैकेराइड्स के बीच। अगर मैं इसमें एक और चीज़ पूछूं कि ये फॉर्म कैसे होते हैं, तो लॉस ऑफ वाटर से फॉर्म होते हैं। फिर हमने इसमें डिस्कस किया नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, जिनके रिड्यूसिंग ग्रुप ही ग्लाइकोसाइडिक में लिंकेज में इन्वॉल्व हो गए हैं। कौन से ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है सुक्रोज। सर इसको डिफाइन करना होगा तो वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा खुद ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, यानी सामने वाले को रिड्यूस नहीं करते हैं, जो रिड्यूस नहीं करते, किसको नहीं रिड्यूस करते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को। जैसे फेलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस नहीं करेंगे, टॉलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं करेंगे, ब्रोमीन वाटर को रिड्यूस नहीं करेंगे, उनको रिड्यूस नहीं करेंगे मतलब उनसे ऑक्सीडाइज भी नहीं होंगे। ठीक है, तो विच डू नॉट रिड्यूस, या तो ये वर्ड लिखेंगे या फिर डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज्ड। किससे, बाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एग्जाम्पल ध्यान रखना क्या है, सुक्रोज। रीजन आपने बता दिया कि इसका जो CHO वाला कार्बन होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा नॉन रिड्यूसिंग शुगर की बात की है तो रिड्यूसिंग शुगर की भी बात करेंगे। रिड्यूसिंग शुगर कौन है, जो
रिड्यूस कर देते हैं किसको, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, या फिर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किससे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। जैसे एग्जांपल के लिए माल्टोज हो गया और आपका क्या हो गया, तो गैलेक्टोज हो गया। इसमें आप देखेंगे तो मेन फंक्शनल ग्रुप इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। किसमें मेन इन्वॉल्व हो गए थे, सुक्रोज के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डाइसैकेराइड्स के बारे में बेसिक फैक्ट। फिर इसके बाद हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ना, और ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, बहुत डीप नहीं पढ़ना है, तो मैं उसको यहीं पे ऐसे ख़त्म कर देता हूँ। और ख़त्म क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मैंने अभी टेबल में दिखा दिया। सुक्रोज स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, C1 और C2 के बीच बनाना है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। माल्टोज में दोनों यूनिट अल्फा के रहेंगे, वो अभी अभी बनाया था। लैक्टोज बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी स्ट्रक्चर क्योंकि एनसीईआरटी में, तो ध्यान रखिएगा। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज, जिसमें गैलेक्टोज आपका पहले आएगा, ग्लूकोज बाद में जाएगा। मतलब गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन और ग्लूकोज का फोर्थ कार्बन, इसके बीच क्या रहता है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज रहता है, ठीक है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वर्ट शुगर का। इन्वर्ट शुगर क्या होता है, तो देखिए इन्वर्ट शुगर क्या होता है ना, इसको हटा दें। इन्वर्ट शुगर का कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक है, ठीक है। इन्वर्ट शुगर, अब इन्वर्ट शुगर में देखा जाए तो यहां पे मेरे पास सुक्रोज है। सुक्रोज का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूं तो क्या क्या बनता है बताओ, ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। अब मैं सुक्रोज के अगर ऑप्टिकली एक्टिविटी की बात करूं कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि नहीं, तो आंसर है क्या है, डेक्स्ट्रो है कि लीवो है, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने का मतलब है कि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में क्या करता है, रोटेट करता है। अब इससे बनता है क्या, ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज कैसा होता है, ग्लूकोज होता है डेक्स्ट्रो, और फ्रक्टोज कैसा होता है, फ्रक्टोज होता है लीवो, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये समझना है कि जो ऑप्टिकल रोटेशन है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑप्टिकल रोटेशन की। बहुत सिंपल बात कर रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे, बहुत आराम से समझ लेंगे। ऑप्टिकल रोटेशन की अगर मैं बात करूं तो फ्रक्टोज का मच ग्रेटर देन है किससे, ग्लूकोज से, या चलो मच ना भी बोलो तो ग्रेटर देन है, ठीक है, बड़ा है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ठीक है। और फ्रक्टोज क्या करेगा, उसी को एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा, ठीक। मगर जो फ्रक्टोज का रोटेशन है कि कितना रोटेट करेगा, अभी मैं किसकी बात कर रहा था कि किस दिशा में रोटेट करेगा, इन विच डायरेक्शन इट रोटेट्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अभी मैं बात कर रहा हूं कि हाउ मच इट रोटेट। तो अगर मैं हाउ मच की बात करूं तो ग्लूकोज जितना क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा उसके कंपैरेटिवली कहीं ज़्यादा रोटेट करेगा फ्रक्टोज उसको एंटी क्लॉकवाइज में। अब जरा बेसिक से बात बताना, मान लो ग्लूकोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन, अभी मैं मान के कर रहा हूँ ना, फिर आपको चीज़ों एग्जैक्ट डेटा मैं दूंगा, ठीक है। मान लो जो ग्लूकोज है वो रोटेट कर रहा है 20 डिग्री। 20 डिग्री का मतलब 20, मैंने ऐसे पकड़ा 20 डिग्री क्लॉक, मैं अपनी तरफ से घुमा रहा हूँ, आप उसको अपनी तरफ से इमेजिन करिए। ग्लूकोज ने 20, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऐसी थी, 20 डिग्री उसने ऐसे रोटेट कर दिया, 20 डिग्री क्लॉकवाइज, मेरे हिसाब से क्लॉकवाइज है, ठीक है। अब फ्रक्टोज भी अगर उसको 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दे तो बात बन जाती। नेट रोटेशन कितना आता है, 0 आता है। ये मिक्सचर क्या कहलाता है सर, रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। मगर कहानी ऐसी है नहीं, कहानी ऐसी, ग्लूकोज ने अगर 20 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो फ्रक्टोज उसको 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो ओवरऑल सोल्यूशन आपको कैसा दिखाई देगा, ओवरऑल सोल्यूशन आपको दिखाई देगा लीवो रोटेटरी। नेट रोटेशन आप कितना बताएंगे, नेट रोटेशन आप बताएंगे सर 20 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, 20 क्लॉक 20 एंटी क्लॉक कैंसिल आउट हो गए, एक्स्ट्रा कौन बचा, एंटी क्लॉकवाइज का 20 डिग्री सेल्सियस। तो मैं अगर सेल्सियस में बोलता 20 डिग्री बोलेंगे बस। सुक्रोज की बात करो तो ये डेक्स्ट्रो था, मगर जब इसका हाइड्रोलिसिस किया गया और जो मिक्सचर बना, अगर मैं पूछूंगा ग्लूकोज कैसा, बोलोगे सर डेक्स्ट्रो है,
फ्रक्टोज कैसा है सर? लीवो है। ये मिक्सचर कैसा है? मिक्सचर कैसा है? डेक्स्ट्रो है, लीवो है, या ऑप्टिकली इनएक्टिव है? तो हम बोलेंगे सर ये मिक्सचर लीवो है। क्यों लीवो है? क्योंकि इसका इम्पैक्ट ज़्यादा है ना, ये डोमिनेंट है। क्यों डोमिनेंट है? क्योंकि इसका रोटेशन ज़्यादा है। तो मिक्सचर कैसा आया? मिक्सचर है लीवो। डेक्स्ट्रो से क्या बन गया? लीवो बन गया। तो क्या हुआ? इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन या रिटेंशन? इन्वर्जन हुआ है। क्योंकि इन्वर्जन हुआ है इसलिए इस शुगर को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो इन्वर्जन हो जाएगा। कैसे इन्वर्जन हो जाएगा? क्योंकि ये है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज बनेगा जो डेक्स्ट्रो होगा, और फ्रक्टोज बनेगा जो लीवो होगा। ऑप्टिकल रोटेशन फ्रक्टोज का ज़्यादा होगा, इसलिए ओवरऑल आपको मिक्सर कैसा दिखाई देगा? लीवो रोटेटरी दिखाई देगा। तो ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया, इन्वर्जन हो गया, इसलिए शुगर को हम क्या बोल रहे हैं? इन्वर्जन। अब नेट डेटा की मैं बात कर लेता हूँ, नोट्स आपके पास होगा। तो जो ग्लूकोज होता है उसका ऑप्टिकल रोटेशन होता है 52.5 डिग्री, और फ्रक्टोज का जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो होता है 92.4 डिग्री। मतलब ये है प्लस 52.5 डिग्री और ये माइनस 92.4 डिग्री। ठीक है, प्लस का 52.5 डिग्री, माइनस का 92.4 डिग्री। ओवरऑल अब देखेंगे तो ये माइनस में ही आ रहा है, मतलब ओवरऑल लीवो हो जा रहा है। ठीक है, तो ये थी कहानी इन्वर्ट शुगर की। आई होप आपको समझ आया होगा। तो हमने डाइसैकेराइड्स क्या होता है, डाइसैकेराइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जैसे माल्टोज का मैंने बनाया, और बाकी आपको बताया कैसे बनाना है। आप ट्राई करिए, नहीं बन रहा कमेंट करिए, मैं फिर बताऊँगा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने डाइसैकेराइड्स को क्या कर लिया? खत्म कर लिया। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? द लिंकेज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर। कैसे बनता है? लॉस ऑफ वाटर से। किसके किसके बीच बनता है? तो बिटवीन द कार्बन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इन द डाइसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स के अंदर जो मोनोसैकेराइड की यूनिट होती है उनके कार्बन के बीच में वाटर के लूज होने से या वाटर के लॉस होने से बॉन्ड बनता है एक, उसी को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में अगर CHO जो फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड वाला, अगर वो इन्वॉल्व हो जाता है तो वो शुगर फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब वो रिड्यूस नहीं करेगा, तो वो कहलाएगा नॉन रिड्यूसिंग शुगर। और अगर वो इन्वॉल्व नहीं है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में तो कहलाएगा रिड्यूसिंग शुगर। अपने को एग्जांपल ध्यान रखना है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का जो सबसे कॉमन एग्जांपल है या एक ही एग्जांपल अपने सिलेबस में वो है सुक्रोज, और रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल कौन है? तो माल्टोज है और माल्टोज है और लैक्टोज है। ठीक है, फिर लास्ट में हमने ये इन्वर्ट शुगर डिस्कस किया। ठीक, चलिए फिर खत्म करते हैं इसको, लेक्चर नंबर 5 को यहीं पे। फिर लेक्चर नंबर 6 में हम लोग लेके आएंगे पॉलीसैकेराइड्स की कहानी। तब तक के लिए बाय।